नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अजीत द्विवेदी जी, राजकुमार सिंह जी। बहुत स्वागत आप दोनों का। बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करेंगे। नोएडा में पिछले कई दिनों से जारी मजदूरों के आंदोलन ने आज हिंसक रूप ले लिया। मजदूरों ने नोएडा फेज 2 में भारी बवाल किया है। उन्होंने फैक्ट्री में तोड़फोड़ कर दी, रोड पर आगजनी हुई, गाड़ियों को आग के हवाले किए जाने की तस्वीर भी सामने आ रही है। ये प्रदर्शनकारी अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य सड़क को जाम कर रहे थे। नोएडा प्रशासन ने कल उनकी कई मांगों को तो मान लिया, लेकिन आज से काम पर लौटने की अपील भी थी। हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ गए। प्रदर्शनकारी सुबह से ही हजारों की संख्या में रोड पर जमा थे और थोड़ी देर पहले उन्होंने पथराव भी शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो हिंसक हो चुके हैं। उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है। पुलिस वालों से भिड़ंत हो गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई। अब पहले तो आप ये खबर समझे और ये मामला समझे, ये है क्या। नोएडा फेज 2 जंग का मैदान बना हुआ है। इसके पीछे कारण है कि ये सभी मजदूर हौजरी कॉम्प्लेक्स स्थित कपड़ा निर्यात इकाइयों से जुड़े हुए हैं। इनका आरोप यह है कि इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर वो पिछले सप्ताह से लगातार सड़क पर हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि उन्हें मिनिमम वेज मिलना चाहिए। हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, अभय पराशर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित पालित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो हमें अभय ये बताएं, पूरा मामला क्या है, ये मजदूर क्या डिमांड कर रहे हैं, अभी इनकी वेजेस कितनी है, कितनी वेजेस की डिमांड है? देखिए मीनाक्षी, पिछले कई दिनों से 3 से 4 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए, सैलरी से संतुष्ट नहीं है, सैलरी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहां पर लेबर है और काफी ज्यादा इनकी मांगे हैं कि इनकी सैलरी सही की जाए। लेकिन आज अचानक से जो गुस्सा फूटा है, प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा था, ये आप देख सकते हैं। जलती हुई गाड़ी, ये यहां पर एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक और जो पुलिस की गाड़ी है उसको यहां पर पलट दिया गया है। आगे एक और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। तो पुलिस फोर्स यहां पर इस वक्त तैनात है। इन लोगों की मांग ये है कि ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, 3 से 4 यहां पर कंपनियां हैं। ये देखिए, ये दूसरी गाड़ी, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये भी प्रशासन की गाड़ी है और इसको पलटा गया, आग के हवाले किया गया। अभी आप यहां पर देखेंगे पत्थर ही पत्थर यहां पर आपको सड़क पर नजर आएंगे। पथराव किया गया, पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। अगली तीसरी गाड़ी आप देखिए, इस तीसरी गाड़ी को भी जलाकर खाक कर दिया गया और ऐसे ही आगे एक और चौथी गाड़ी है, यानी कि 4 गाड़ियों में आग लगाई गई। आग के हवाले इन गाड़ियों को कर दिया गया। असल में देखिए, फिर से यहां पर बीच बीच में पुलिस जो है खदेड़ रही है लेबर को। फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है। असल में मीनाक्षी, शनिवार से ये लोग मांग कर रहे हैं नोएडा की अलग अलग, इस वक्त हम फेज 2 में मौजूद हैं, सेक्टर 84-85 में, जहां पे मदरसन और कुछ और प्राइवेट कंपनियां हैं। इन लोगों की मांग है, असल में इन लोगों को अस्थायी तौर पर जरूरत के हिसाब से साइट पर बुलाया जाता है और जो इनके वेजेस जितने होने चाहिए उससे संतुष्ट नहीं है। एग्जैक्ट इनके कितने वेजेस अभी हैं, कितनी सैलरी है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम एक बार बात करेंगे। लेकिन फिलहाल स्पॉट की इस तरह की स्थिति है कि पुलिस जो है सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा था, आज अचानक से वो भड़का है, क्योंकि कई जगह रास्ते ब्लॉक भी थे। सोमवार के दिन इसे थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देती हूँ दर्शकों को। देखिए, कर्मचारियों की मुख्य मांग यह है कि उनकी सैलरी जो 13,000 है उससे बढ़ाकर अभी से 20,000 कर देना चाहिए। और जब इन कर्मचारियों से ओवर टाइम कराया जाता है तो इससे ओवर टाइम का भी पैसा, इसका भुगतान भी इन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और इनके ऊपर भी छुट्टियों का प्रावधान वैसे ही लागू होना चाहिए जैसे आपके बाकी रेगुलर एम्प्लॉइज पर है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। मान लीजिए काम ज्यादा है, तब इनकी आवश्यकता है, इनको बुला लिया, काम करा लिया, लेकिन इनकी भी छुट्टियों का हिसाब किताब वैसे होना चाहिए जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज का होता है। अब सोमवार से ये प्रदर्शन यूं देखें तो पिछले 3-4 दिनों से ज्यादा
प्रदर्शन चल ही रहा था, लेकिन आज सोमवार का दिन है जब ये प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है और तस्वीरें हम देख रहे हैं। अजीत जी, ये पूरा मामला है, जाहिर है महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, मैं बड़े कॉमनर बन के मैं ये बात समझने की कोशिश करूं कि कोई यूं ही तो सड़क पर नहीं निकल जाता, पथराव नहीं कर देता, आगजनी नहीं कर देता। परेशान है, व्यथित है, 13,000 सैलरी मिल रही है और 20,000 की सैलरी की बात वो कर रहे हैं, नहीं सुनी जा रही बात, इसलिए हिंसक हो गए हैं। छोटा सा देखिए ये बड़ा मामला है। ये अब पिछले ही साल भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनकी पहल पर नए लेबर कोड लागू हुए हैं। अब उस नए लेबर कोड का सम्मान करना हर प्राइवेट कंपनी का भी काम है कि आप उस नए लेबर कोड के हिसाब से लोगों को वेतन दें, उनको भत्ते दें, उनकी छुट्टियां दें। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि न्यूनतम वेतन का एक प्रावधान है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये होना चाहिए। उस न्यूनतम वेतन में क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर जो बेसिक आपने कहा, ये 13,000 रुपये की एक सैलरी कॉमन है, कई जगह तो इससे भी कम है, 11,000 12,000 रुपये देते हैं लोग। तो उसमें एक इंक्रीमेंट ऐसा होना चाहिए है जिससे वो सम्मानजनक जीवन जी सके और जो महंगाई की दर है उसके अनुरूप हो। तो महंगाई की दर है, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है, और अभी आज के समय में तो और ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है गैस की उपलब्धता और दूसरी तमाम चीजों की वजह से, तो तत्कालिक कारण यह है भड़कने का। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें तो वो जो लेबर कोड है, न्यूनतम वेतन की जो का जो नियम है, उसका पालन नहीं करती हैं कंपनियां, और इसकी वजह से ये सिर्फ अभी सारी कार्रवाई इन मजदूरों के खिलाफ होगी। लेकिन एकदम सवाल पूछा जाना चाहिए उन तमाम कंपनियों से जो इनके जो लेबर कोड का पालन नहीं कर रही है, न्यूनतम वेतन के नियम का पालन नहीं कर रही है। इससे थोड़ा सा और बैकड्रॉप में ले जाती हूँ और अभय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, ये मजदूरों ने जो हंगामा किया है, ये हंगामा हरियाणा में भी हुआ था। अच्छा, कुछ आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात करें। ओवर टू यू अभय। देखिए मीनाक्षी, जो यहाँ पर लेबर हैं जो कि अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, खास तौर पर मदरसन कंपनी में काम करते हैं, कुछ लेबरों से बात करते हैं कि मांगे क्या हैं। क्या नाम है आपका? अमित। पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, मांग क्या है आप लोगों की? मांग सर हमारी ये है, हमारी सैलरी 20,000 होनी चाहिए। हाँ, अभी कितनी सैलरी है? अभी सर सैलरी हमारी 10,500। 10,500। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है आप लोग? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है, HR तरफ से भर्ती करते हैं, तो HR वाले करते हैं भर्ती बंदों को। तो मतलब सैलरी कम है, इसको लेकर मांग थी। लेकिन आज ये ऐसा प्रोटेस्ट क्यों हो गया कि उग्र प्रोटेस्ट, पथराव, गाड़ियां जला दी सरकारी, ये ऐसा क्यों हो गया सर? एक एक करके ऐसा सर इसलिए हुआ क्योंकि बंदों को मान लो लाठीचार्ज कर रहे हैं, बंदे आराम से अपनी मांग कर रहे हैं, उनको मांग अपनी करने नहीं दे रहे। पूरी 10 लड़कियों का सर फाड़ दिए हैं, ऊपर से लड़के सर फाड़ दिए, उसके बाद लाठीचार्ज करके सब लड़कों को मारे। एक लड़के को पकड़ के इतने मारे, इतने लाठी, उसका सर पूरी शरीर टूट गया है। आपकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि आपकी सैलरी 10,000 है और कितनी होनी चाहिए? 20,000। एक दिन की सरकार की तरफ से है जो रेट, एक दिन का 738 रुपया, वो उसी हिसाब से हमें सैलरी मिलनी चाहिए। 783। जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था शनिवार से, आज इस तरीके का प्रोटेस्ट क्यों हुआ? ऐसे कैसे मांगे पूरी होंगी? लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम अपनी सैलरी के लिए आए हैं और ऊपर से लाठीचार्ज करवा रहे हैं यहाँ पे। अब मांग हो, लाठीचार्ज होगी तो बंदे हड़ताल मचाएंगे। सुबह कितने बजे यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग जब ये लाठीचार्ज? कितनी गाड़ियां जली हैं? 3-4 जली हैं। कुछ और भी मांग है आपकी? बस यही मांग है कि 10 से 20 सैलरी बढ़ाई जाए, सैलरी बढ़ाई जाए, प्लस हम लोगों का मोबाइल इशू कराया जाए और कैंटीन का खाना सही करवाया जाए। खाना सर खाना इतना बेकार है कि अब क्या बताएं। हम लोग ITI करके, पॉलिटेक्निक करके, यानी कि हम बिहार से, पटना से लोग आ रहे हैं, तो हमारी गुजारिश यही, हम लोग कोई मार दंगा करने नहीं आए। हम लोग सरकारी कर्मचारी तो है नहीं, कम से कम हम लोग जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें सरकार जो नियम निकाला है 783 रुपये, तो हम लोगों को कंपनी से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमको 783 रुपये डेली का। अभी कितना मिल रहा है? अभी 10,000, 10.5 रुपये दिया जा रहा है। हमारा 6 महीने में 29 रुपया बढ़ा है। 6 महीने में मैं आपसे बस यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए। देखिए मीनाक्षी, ये मेरे हाथ में सैलरी स्लिप है, 9,267 रुपए इन लोगों को मिल रहे हैं और इनका कहना है कि खर्चा, यहाँ रूम पर रहते हैं, तमाम चीजें हैं और इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। मिनिमम वेजेस जो है इनको मिलने चाहिए। 300 कुछ रुपए इन लोगों को मिल रहा है। किसी एक व्यक्ति से पूछिए जरा, उनके घर का किराया कितना है, उनकी आमदनी कितनी है,
उनके घर को चलाने में उनको कितना खर्च करना पड़ता है, तब इसकी पीड़ा समझ में आएगी असल में। 10,000 कमाने वाला 5,000 का रूम हो गया सर, क्या वो खाएगा, क्या बचाएगा 5,000 में? बोलो यार, सुनाई कहाँ से देगा? 13,000 10,000 कमाने वाला बंदा क्या खाएगा? 5,000 का रूम हो गया, 5,000 का राशन पानी, घर में क्या बचाएगा, क्या देगा, क्या खाएगा? पर आप बताइए। फैमिली 10,000 रुपए दे रहे, फैमिली क्या होगा? और गैस 500 रुपए मिल रही है, गैस भी महंगी हो गई है सर। बात हो पाएगी? तभी मारने के लिए चढ़ते हैं बंदे, तभी मारने के लिए चढ़ते सर मार रहे हैं देखिए, यहाँ पर जो मांग है वो इस बात को लेकर है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से आज सुबह लाठीचार्ज यहाँ पर हुआ। इनकी मांग जो है, जिस तरह की सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं, वो जायज मांग है कि यहाँ पर ये किराए पर रहते हैं, 10,000 में क्या कुछ होता है। तो ये लोग बहुत सारी अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट हिंसक मैं क्यों हुआ? आपकी बात समझ रही हूँ। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और अपने दर्शकों को देती चलूं, तब तक आप और जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, जो नियम है उस नियम के हिसाब से होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। नियम यह है कि जो आपके अनट्रेंड मजदूर भी हैं, यानी कि जो जिनके अंदर कोई कुशलता नहीं है, लेकिन जब वो कहीं ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे उन्हें कुशल बनाया जाता है, उन्हें काम सिखाया जाता है। तो जो अकुशल श्रमिक है उनका वेतन भी न्यूनतम कितना होना चाहिए? 15,220 होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो लोग मजदूर हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि हमें 10,000 मिलता है, 13,000 मिलता है, कई तो है जो कह रहे हैं कि हमें 10,000 से भी कम वेतन मिलता है। अब आगे देखें, जो पार्शली ट्रेंड है, अर्धकुशल जो वर्कर्स हैं उनके लिए 16,781 रुपए न्यूनतम मानदेय है। जो ट्रेंड वर्कर्स हैं उनके लिए 18,501 मानदेय होना चाहिए। तो वहीं जो हाईली ट्रेंड श्रमिक हैं उनके लिए भी 20,000 तक का प्रावधान ये सरकार कहती है। लेकिन इन्हें जो मिल रहा है ये इनके घर चलाने के लिए काफी नहीं है। और बिल्कुल ये ठीक बात है, कोई पटना से आ रहा है, कोई मधुबनी से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों से, गांव से उठकर आ रहा है। नोएडा जैसे शहर में जहां 5,000 रुपए का एक छोटा सा कमरा मिलता है, वहां पे 1,500 का कोई सिलेंडर खरीद रहा है। खाएगा क्या, कमाएगा क्या, बचाकर अपने गाँव भेजेगा क्या? ये एक बहुत बड़ी चिंता। एक छोटा सा कमेंट राजकुमार जी मैं इस पे आपका ले लूं। मीनाक्षी जी, बड़ी गंभीर समस्या है ये, और मानेसर में शुरू हुआ था पिछले हफ्ते। उसके बाद जैसे आपने कहा कि 3-4 दिन से नोएडा में चल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि 4 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासतौर पर लेबर डिपार्टमेंट ने किया क्या? ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी। उसने कोई कारगर भूमिका नहीं निभाई, कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए हालात यहाँ तक पहुँचे। दूसरी बात, एक और इसमें पहलू है, वो ये कि एक नया ट्रेंड चला है पिछले कुछ सालों से कि फैक्ट्रियाँ सीधे भर्ती नहीं करती हैं, वो थर्ड पार्टी से लेबर बुला लेती हैं। तो डायरेक्ट जिम्मेदारी आपकी कोई बनती नहीं है, किसी तरह की कोई लायबिलिटी, कोई सोशल सिक्योरिटी की किसी तरह की बनती नहीं है। और बीच में जो ठेकेदार सप्लाई करता है वो कितना शोषण करता है, वो एक नया सिस्टम पैदा हो गया शोषण का। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो आदमी अपना राज्य छोड़ करके, घर परिवार छोड़ के यहाँ आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है कि उसको परिवार चलाने के लिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो सर। अगर यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो भेजेगा क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और जब हम गिग वर्कर्स की भी सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इन लेबर्स की सोशल सिक्योरिटी की बात क्यों नहीं हो रही है? सरकार उस पर क्या ध्यान दे रही है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। बात आइए बंगाल चुनाव की भी कर लेते हैं। वहां पर भी सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने पीएम मोदी के बाद अब अपने फायर ब्रांड स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ 20 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने मेदिनीपुर से कर दी है। इस दौरान एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। ये देखें, ये तस्वीर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पांव में नतमस्तक हो गए, आशीर्वाद लिया। और देखें, आशीर्वाद लेने से पहले भी वो अपने शूज उतार कर आए। ये देखिए, अपना जूता उतारा उन्होंने, फिर सीएम योगी को पटका पहनाया, उनका स्वागत किया, उनका पांव छुआ और साष्टांग प्रणाम किया। ऐसे आप समझ लीजिए। ये देखिए, अगर आप एक मठाधीश के तौर पर देखेंगे कि किसी मठ के मठाधीश हैं, उनके चरणों में कोई नतमस्तक हो रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये तो चुनावी मंच था और शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा किया। इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं हम करेंगे बात, लेकिन पहले तो एक बयान आपके सामने रखते हैं। बंगाल में बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी।
ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। अच्छा, सीएम योगी ही नहीं रुके, उन्होंने टीएमसी पर बड़ा हमला किया और कहा कि बंगाल की टीएमसी सरकार यहां की डेमोग्राफी बदल रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा समेत कई जिलों से हिंदुओं को खत्म करने की साजिश हो रही है। मां काली का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। जब हम संस्कृति की रक्षा करेंगे तभी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। याद करिए, उन्होंने वैश्विक मंच पर कहा था, पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था। आज बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। किस प्रकार की स्थितियां बंगाल में पैदा की जा रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है और वहां पर बार बार हमले होते हैं। जो बिंदु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में जाकर उठाए वो मुद्दे नए नहीं हैं और उस पर तो हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये शुभेंदु अधिकारी को क्या हुआ। देखिए, एक तो गोरक्षा पीठ के महंत हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षा पीठ के महंत का पद नहीं छोड़ा है। अपना उत्तराधिकारी उन्होंने नहीं तय किया। उनकी जगह कौन लेगा ये तय नहीं है। वे स्वयं मठ के महंत भी हैं और इस नाते वहाँ गौ पूजा और अपना मठ की पूजा ये सब वो करते हैं। तो वो ये उनका अलग एक उनका महत्व है। उस नाते हिंदू धर्म में हम लोगों ने कई बार मंच पर देखा है, वसुंधरा राजे और कई दूसरे लोगों को सार्वजनिक रूप से मंच पर योगी आदित्यनाथ का पैर छूते देखा है। वो गोरक्षा पीठ के, हाँ, ये साष्टांग था। ये इस तरह का कल्चर आमतौर पर हम लोगों की तरफ नहीं है। हम लोगों ने तमिलनाडु में देखा है कि जयललिता के चरणों में उनके भक्त लोग, उनके लोग, मंत्री लोग, वो लोग चरणों में गिरते थे। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज यहाँ शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। दो मैसेज है। एक तो ये वो अपने को इस रूप में पेश करना चाह रहे हैं जिस रूप में असम के हिमंत बिस्वा शर्मा है या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं कि अगर हम बने, हाँ, हम बने तो हम उसी तरह से आक्रामक जो है कार्रवाई करेंगे जैसे ये लोग करते हैं। जो बुलडोजर की राजनीति है या उनकी मियाँ मुसलमान को निकाल करके बाहर करो और उसको प्रताड़ित करो, 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो। तो एक आइडेंटिटी, एक छवि ऐसी बनानी है जो कट्टर हिंदुत्व की छवि हो। और योगी आदित्यनाथ के चरणों में झुक करके उन्होंने ये कहा कि ये आदर्श है हमारे। देखिए, वो गोरक्षा पीठ के हैं महंत, लेकिन ये मैसेज देना कि ये आदर्श है हमारे। और इन्होंने जिस तरह से राज किया है, जिस तरह का काम किया है बंगाल में, उस तरह के काम की जरूरत है और हम बने तो उसी तरह का काम करेंगे। ये बड़ा राजनीति। बात कर रहे हैं चुनावी राज्य बंगाल की और बंगाल की एक तस्वीर मैंने आपके सामने रखी जब मंच पर योगी आदित्यनाथ थे और उनके चरणों में साष्टांग किए हुए शुभेंदु अधिकारी थे। बंगाल में पहले चरण के चुनाव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त पश्चिम बंगाल में ही थे। उन्होंने करीब 100 सीटों को कवर करते हुए कई सारी रैलियां कर डाली हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और पीएम मोदी की रैलियों में इतनी भीड़ जुट रही है। कुछ सोशल मीडिया के वीडियोस भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखे थे जहां पर हेलीपैड के बाहर भी इतने लोगों की भीड़ थी। गजब की पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो वैसे तो पूरे देश में है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी उतनी ही पॉपुलैरिटी दिखाई दे रही है। बंगाल में इतनी गर्मी के बावजूद पीएम की सभा में इतने लाखों लोगों का जुटना, उन्हें सुनने के लिए पहुंचना, क्या ये ममता बनर्जी की परेशानियों को बढ़ा सकता है
या बढ़ा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और अचानक से बिना किसी प्रोटोकॉल के एक शादी समारोह में भी वो पहुंच गए। ये उसी की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। पब्लिक कनेक्ट तो ऐसे ही बनता है राजकुमार जी, अचानक से बिना प्रोटोकॉल के किसी शादी में पहुंच जाना। मैं बयान आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले इस तस्वीर की जो वैल्यू है वो जरा आनी चाहिए सामने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता की नब्ज पे जो पकड़ है ना, उनके मूड की जो समझ है, अद्भुत है। वही वजह है कि उनके मुकाबले आप पिछले 12 साल में 13 साल में अपोजिशन कहीं ठहर नहीं पा रहा। कब कहाँ होना है, क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। 2 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे हेलीपैड के बाहर, वो एक रिपोर्टर की भूमिका में थे, वो बताए थे कितनी भीड़ है, कैसा तापमान है। इसीलिए वो सबसे बड़े क्राउड पुलर तो है ये पिछले 15-20 साल में जो हमने देखा है। वो सबसे बड़े कैंपेनर, सबसे बड़े ओरेटर और सबसे बड़े कम्युनिकेटर है। वो अगर किसी एक नेता में सारे गुण हों तो उसका मुकाबला राजनीतिक रूप से कर पाना वाकई मुश्किल है। वही हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेटर तो सामने ममता बनर्जी है और ओरेटर वो भी अच्छी हैं और ताकत उनकी भी पश्चिम बंगाल में कम नहीं है। अजीत जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तभी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तभी इतनी धुआंधार रैलियां। खैर ये एक शैली है भारतीय जनता पार्टी की और खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कैंपेन करने की, कि वो पूरी ताकत लगा के लड़ते हैं। उस समय सब लोग कहते हैं कि भाई इस तरह प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप ताकत बचा के करिएगा क्या? चुनाव अगर नहीं जीते तो ताकत बचा के क्या करेंगे, इसलिए पूरी ताकत लगाते हैं वो। और ये जो कनेक्ट की अभी बात हो रही है, उसमें एक सिर्फ बीजेपी के साथ कनेक्ट करने में एक समस्या क्या आ रही है, वो भाषा की समस्या है। बड़ी बंगाली आबादी के साथ जिस तरह से ममता बनर्जी कम्युनिकेट करती हैं, उस तरह से भाजपा के बाकी नेता नहीं कर पाते हैं। उस तरह के नेताओं में हमने अभी हाल के दिनों में स्मृति ईरानी को देखा है कि वो लगातार अपने बांग्ला भाषा में कम्युनिकेट करती हैं, लोगों से बात कर रही हैं, घूम रही हैं। प्राइम मिनिस्टर का कनेक्ट दूसरी तरह का। ये भाषा की बाधा नरेंद्र मोदी के लिए कभी नहीं रहती है। भी नहीं थी। केरल में भी नहीं थी, तमिलनाडु में भी नहीं थी, बंगाल में भी नहीं थी। मतलब ये बियॉन्ड लैंग्वेज चले जाना जो एक बात होती है ना, कि लैंग्वेज नहीं, ये ऑरा कैसे आया उनमें? अपनी उपस्थिति से आता है। उन्होंने कनेक्ट किया, इतनी योजनाएं प्राइम मिनिस्टर के नाम से चल रही हैं, उन्होंने इस तरह का नैरेटिव सेट किया है कि वो बियॉन्ड लैंग्वेज चला जाता है। उनकी प्रेजेंस जो है वो लैंग्वेज को पार कर जाती है। कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री को कम्युनिकेट करने के लिए, किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने केरल में देखा, हम लोग कैसे केरल में कनेक्ट था उनका लोगों के साथ, या तमिलनाडु में देखा। नतीजे जो हो वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये कनेक्ट करना, उनको लोग सुनने आते हैं, उनकी मौजूदगी से लोग इस तरह से अभिभूत होते हैं, आह्लादित होते हैं। इसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को, और यही चुनौती है ममता बनर्जी की कि वो एक कम्युनिकेटर है। बाकी लोगों से तो मुकाबला कर लेंगे, प्रधानमंत्री का जो ऑरा बना हुआ है, उनकी जो उपस्थिति से हो रहा है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? मैं और उनका बयान भी एक दर्शकों के सामने रख दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में जब पहुंचे तो उन्होंने टीएमसी पर जबरदस्त प्रहार किया। अच्छा, ये तस्वीरें इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप देखिए महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, महिला रिजर्वेशन की बात हो रही है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कितनी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, और बंगाल में अगर सरकार बन गई तो फिर प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे हैं, वो तमाम बातें इन तस्वीरों में वो होप दिखाई देती है जब मैं इन तस्वीरों को देखती हूँ। आप सुने प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी में क्या कहा और टीएमसी पर क्या वार किया उन्होंने। बहुत हो चुका, अब बंगाल सहन नहीं करेगा, अब और नहीं, আর নয়, ভয় নয়, भरोसा चाहिए। बीजेपी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ सबका विकास, और टीएमसी के लुटेरों का पूरा हिसाब। अच्छा, पीएम मोदी कह रहे हैं कि टीएमसी के लुटेरों का पूरा हिसाब होगा, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब बीजेपी से बदला लेने का दिन आ गया है। बीजेपी के बदला नेবার दिन আসছে গণতন্ত্রের বাক্সে, তাই মনে রাখবেন আপনার ভোট এবারের ভোটটা একটু অন্যরকম। যদি বিজেপিকেও কেউ ভোট দিয়ে থাকেন তার প্রতি আমার আবেদন থাকবে, যদি অন্য কোনো পার্টিকেও কেউ ভোট দিয়ে থাকেন এবার আমার আবেদন থাকবে, যদি আগামী দিন যার ভোটার লিস্টে এখনো নাম আছে এনআরসিতে আবার যেন বাদ দিতে না হয়, ডিলিমিটেশনে বাংলাকে 3 ভাগ করতে না হয়,
আপনার সন্তান সন্ততিরা যাতে ভালো থাকে, বাংলা যাতে ভালো থাকে, আপনার অধিকার যাতে রক্ষা হয়, সেই জন্য এবারের ভোটটা মনে রাখবেন মরণ বাঁচন লড়াই। বিজেপি এসআইআর এর নামে যে সর্বনাশ করেছে বাংলায়, ইটস এ বিগ স্ক্যাম। अब जो बात ममता बनर्जी कर रही हैं कि बदला लेना, ये जो बदले वाली भावना है, ये बदला किस बात का बदला लेना है? बीजेपी ने ऐसा ममता बनर्जी के खिलाफ या टीएमसी के खिलाफ ऐसा क्या कर दिया कि वो सीधा वो दुर्भावना उनके अंदर बदले वाली दिखाई दे रही है? नहीं, दुर्भावना नहीं है, ये एक राजनीतिक चुनावी रणनीति है। अगर आप ध्यान करें कि ममता बनर्जी पिछले दोनों चुनावों में, खासतौर पर 21 की अगर बात कर लें, तो केंद्र सरकार को, बीजेपी को बांग्ला संस्कृति के विरोधी के तौर पर पेश करती रही है, जो कि वो नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है। कोई देश की पार्टी किसी भी राज्य की संस्कृति के विरोधी कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। लेकिन जब आपको चुनावी नैरेटिव बनाना होता है तो आप वही बनाते हैं। जैसे बीजेपी को अगर नैरेटिव बनाना होगा बंगाल में तो घुसपैठिए का बनाएंगे, करप्शन का बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का बनाएंगे, और वो कई चीज़ें उसमें प्रूफ भी होती हैं, जिस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? अगर उन पर ऑलराउंड अटैक होगा, हर मोर्चे पर कटघरे में होंगी, तो उनके पास सबसे स्ट्रांग पॉइंट बनता है वो है बांग्ला अस्मिता का, और वो कार्ड बड़ी सफलता से खेलती रही है। अभी भी आप देखें दोनों मोर्चों पर, घुसपैठियों के सवाल पर, कुल मिलाकर के हुमायूं कबीर और एआईएम का जो गठबंधन टूटा है, तो ममता को मदद मिली है अपने माइनॉरिटी वोट को इंटैक्ट करने के लिए। एक छोटा रिएक्शन मैं अगली खबर पर बढ़ूं अजीत जी। राहुल गांधी आखिरकार पहुंचे तो सही, पश्चिम बंगाल आए तो सही, और दूसरी बात एक और प्लेयर जो है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी आज रघुनाथगंज में रैली करने जा रही है। ये दोनों फैक्टर्स देखिए, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का चुनाव तो खत्म हो गया, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी हुआ, उनका चुनाव खत्म हो गया। अच्छा। और मतलब असम हुआ, तमिलनाडु तो ही बाकी है, असम हुआ, केरल हुआ, पुडुचेरी हुआ, उनका चुनाव खत्म हो गया। उनको अब कोई मतलब नहीं है। वो तमिलनाडु कहाँ गए? वहां तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि तमिलनाडु आए। वो बंगाल भी इतना देर से आए, तो बंगाल में कोई चुनाव नहीं है उनका। तमिलनाडु में वो 28 सीटें लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई चुनाव नहीं है। उनको है कि वो अपना लड़ के 28 सीटें ली, 25 के बदले चुनाव खत्म हो गया। एक मिनट, क्या आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस बंगाल को कितना गंभीरता से लेती है, उसके दो एग्जाम्पल। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, बंगाल वो सिर्फ 2 जिलों में गए, मुर्शिदाबाद और मालदा। बताने की जरूरत नहीं कि क्यों गए। ठीक है। 2021 का चुनाव हुआ 8 चरण में। पहले 4 चरण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिल्कुल सीन से गायब थे। 5वें चरण में गए, कुल 1 रैली की। उनको खतरा ये है कि अगर ममता बनर्जी नाराज हो गई, वो ये नाराजगी अफोर्ड नहीं कर इंडिया गठबंधन की राजनीति है, एक सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, वो सो कॉल्ड जी नहीं, वो तो अलग ही है। इंडिया अलायंस में तो वो बाहर ही चली गई। उन्होंने तो इन मौके पर धोखा दिया। कहाँ 2024 में आई नहीं साथ में, इंडिया से तो बाहर, इंडिया ब्लॉक से तो वो बाहर ही रही। अभी भी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है वहाँ। कांग्रेस 2 जिलों में चुनाव लड़ रही है। उन 2 जिलों में जहाँ उनकी भारत जोड़ो यात्रा गई थी, दूसरे दौर में भी यात्रा जो बिहार जहाँ गए उसी इलाके में उन्होंने किया, और वो वही उन्हीं 2 जिलों में चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां भी अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। मौसम नूर को लोग ले आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। इस बार 20-25 साल के बाद कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ रही है, 284, 290 सीटों पर, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि टारगेटेड चुनाव लड़ रही है 15-20 सीटों पर। कैंडिडेट आपने खड़े कर दिए 284, एक बार में 284 कैंडिडेट अनाउंस हुए, और आप लड़ रहे हैं 15-20 सीटों पर टारगेट करके, जो मालदा मुर्शिदाबाद का है। पिछली बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। बाई इलेक्शन में सागर दिघी सीट पर कांग्रेस जीती थी, और उस जीते हुए को भी ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। इस बार क्या है, खाता खोलना है, 4-5 सीटें जीतनी है। वो मालतीपुर जीत जाए, बहरामपुर जीत जाए, वो उस इलाके में अब्दुल गनी खान चौधरी और अधीर रंजन चौधरी के असर से जीत जाए, तो राहुल गांधी आज नजर फिर असदुद्दीन